नमस्कार, आईएनडी मिड सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। 5 बड़ी खबरों को लेकर आपसे रूबरू होंगे। इस दौरान आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश की सियासत की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि उपचुनाव सामने हैं। कांग्रेस कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी तय करने जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भी दिल्ली में आज एक अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में बीडी शर्मा, जो कि प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, साथ ही सुहास भगत दिल्ली में मौजूद है, और 2 नेता और दिल्ली में ही रहेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जो मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री है। यानी ये मानकर चला जाए कि दिल्ली में उपचुनाव को लेकर जिन 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के नाम तय होना है, उस पर भी चर्चा होगी। यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टी इस पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। कांग्रेस ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए 15 सीटों पर अपने नाम लगभग तय कर दिए हैं, और 25 जो नाम है 27 सीटों में से 15 पर नाम तय किए हैं, जिसकी सूची एआईसीसी को दे दी गई है पीसीसी की तरफ से। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, उससे पहले नाम सामने होंगे? क्योंकि कांग्रेस उसमें 2 कदम आगे दिखाई दे रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले ही ये साफ है कि 22 तो वो लोग हैं जो बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद कुछ और संख्या बढ़ी तो उनको टिकट मिलेगा। लेकिन चर्चा ऐसी भी है कि कुछ नामों पर एक चिंता की लहर है। भारतीय जनता पार्टी का जो अपना सर्वे है, उसके आधार पर कुछ लोगों के टिकट कट सकते हैं, जिस तरह की खबरें आ रही, और इसी को लेकर दिल्ली में अहम बैठक हो रही है। चलिए चलते हैं और समझेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले देख लेते हैं 5 बड़ी खबरें आज की कौन सी है। उन खबरों पर हम एक बार देख लेते हैं जो आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है, जिसमें खाट पर सिस्टम ताक पर रख दिया है। पहली खबर यही है कि उपचुनाव में कांग्रेस अपने उम्मीदवार तय करने जा रही है। जेईई एग्जाम पुख्ता इंतजाम। साथ ही तीसरी खबर जो रहेगी वो महाकाल पर सुप्रीम फैसला। जानलेवा सेल्फी, खाट पर सिस्टम ताक पर जिंदगी, ये हमारी 5 खबरें हैं। लेकिन जिस खबर पर मैं आपसे बात कर रहा था, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है कि 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने 15 नाम लगभग तय कर दिए हैं, और ये सूची पीसीसी की तरफ से एआईसीसी को पहुंचाई गई है। एआईसीसी नामों की घोषणा करेगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो संभावित नाम है, जिन नामों पर पीसीसी ने अपनी मोहर लगाई है, एआईसीसी की भी मोहर लग जाए, या फिर वहां से कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन कांग्रेस इसमें आगे बढ़ते नजर आ रही है, और यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने जो सर्वे कराया उसके आधार पर इन नामों को तय किया गया। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता दिल्ली में रहेंगे। बीडी शर्मा, सुहास भगत पहले से मौजूद है, शिवराज जी और नरोत्तम मिश्रा भी यहां पहुंच गए। उसके बाद अब इस पर चर्चा होगी कि आखिर आगे क्या किया जाए, क्योंकि 27 नामों पर बीजेपी कैसे आगे बढ़ेगी ये भी तय। ये कहा जा रहा है कि कुछ नामों के जिनकी चर्चा पहले से बनी हुई है, उनमें से कुछ लोगों का पत्ता कट सकता है। लगातार नामों को लेकर चर्चाएं बनी हुई है, और जिस तरह की खबरें आ रही है उसमें कांग्रेस कुछ आगे दिखाई दे रही है 15 नामों की घोषणा करके। लेकिन जो नाम सामने आए हैं, उन नामों के सामने आ जाने से अब यह भी लग रहा है क्या कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो मुकाबला है वो रोचक होगा। चलिए चलते हैं, अपने ब्यूरो चीफ से बात भी करेंगे, क्योंकि कांग्रेस देखते हैं आकाश, और उनके साथ बीजेपी का क्या गणित है वो भी समझेंगे, क्योंकि दोनों संवाददाता हमारे एक साथ मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर यही है कि पीसीसी ने अपने नामों की घोषणा करने जा रही, जल्द कर सकती। तो ये खबर है, और मध्य प्रदेश में तेजी से सियासत बदल रही 27 सीटों को लेकर। चलिए, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ, 2 रहेंगे, ब्यूरो चीफ हमारे आकाश और साथ में संदीप भी होंगे, तो उनसे भी बीजेपी की खबर समझने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे आकाश, जिस तरह से 15 नाम जो सामने आए हैं, अब ये तो कहा जा सकता है कि 15 नामों को देखकर ये लग रहा है कि मुकाबला रोचक होगा। लेकिन क्या जिन नामों को एआईसीसी में रवाना किया गया है, उस पर एआईसीसी की मोहर लग जाएगी? निश्चित रूप से मनोज जी, क्योंकि जो नाम तय किए गए हैं, जो सर्वे लगातार पूर्व सीएम कमलनाथ ने करवाए थे, उसके आधार पर जो है ये माना जा रहा है कि जो 15 नाम 15 सीटों पर फाइनल किए गए हैं,
वो क्योंकि सिंगल नाम है तो ये साफ है कि उन नामों का फाइनल होना लगभग तय है और यही कारण है कि एआईसीसी के पास इन नामों को भेजा गया है। अगर हम बात करें तो 15 नाम ये हैं जो सिंगल सीटों पर जिनके जो सिंगल नाम निकल कर आए हैं। वहीं अगर हम बात करें 5 नामों की तो 5 सीटें ऐसी हैं जिन पर 2 या 2 से अधिक नाम निकल कर सामने आए हैं, तो उस पर भी अभी विचार मंथन कांग्रेस कर रही है। लेकिन यह देखना होगा कि कांग्रेस किस तरीके से तैयारी कर रही है, क्योंकि अगर हम लिस्ट की बात करें तो तकरीबन 12 नाम तो ऐसे हैं जहां पर अगर हम बात करें कि मुकाबला कांटों का हो सकता है, दिलचस्प हो सकता है, रोचक हो सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें आगर की तो ये सीट जो है यहाँ से जो वर्तमान विधायक थे मनोहर ऊंटवाल, उनके निधन के बाद खाली हुई थी और विपिन वानखेड़े जो युवा विंग के कांग्रेस के नेता हैं, जब वो यहाँ से चुनावी मैदान में 2018 में उतरे थे तो जो अंतर है जीत और हार का कांग्रेस और बीजेपी का, वो काफी कम रहा था। तो यहाँ पर उस समय भी रोचक मुकाबला देखने को मिला था। वहीं अगर हम बमोरी की बात करें तो केएल अग्रवाल साफ तौर पर अगर हम बात करें बड़ा नाम है और बमोरी को लेकर जो है अगर देखें तो क्षेत्र में पकड़ भी अच्छी हो। यही कारण है कि कांग्रेस यहां से उनको मौका दे सकती है। इसके अलावा मेहगांव की बात करें तो राकेश सिंह चतुर्वेदी, उनका नाम भी मेहगांव से निकल रहा है। हालांकि इनके नाम को लेकर विरोध जरूर कई कांग्रेस नेताओं ने इनके नाम का विरोध किया था, क्योंकि पहले जो है कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, उसके बाद दोबारा से जो है उनकी कांग्रेस में वापसी हुई थी। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि यहाँ पर जो लिस्ट आई है, क्योंकि अगर हम भांडेर की बात करें तो भांडेर से जो है दलित नेता फूल सिंह बरैया पर दाव खेला है। राज्यसभा में भी उतारा था कांग्रेस ने उनको अपना उम्मीदवार के रूप में, लेकिन वहां कांग्रेस को सफलता नहीं मिली। लेकिन अब भांडेर में जो है उनका उपयोग जो है एक सशक्त नेता के रूप में कांग्रेस करना चाहती है। तो सीधे तौर पर जो हम अगर हम पूरी की बात करें या सुभासर की बात करें, राकेश पाटीदार का नाम वहां से निकल कर आ रहा है, गोहद से रामनारायण सिंह का नाम निकलकर सामने आ रहा है। और क्योंकि बसपा भी जो है चुनावी मैदान में उन्होंने भी जो है अपनी लेकिन आकाश, जो सूची आप जिसका जिक्र कर रहे हैं उसे IND24 सबसे पहले लगातार दिखा रहा है दर्शकों को। अब थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी का क्या गणित है वो भी समझिएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आज दिल्ली में एक अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में तमाम सारे नेता मौजूद हैं। BD शर्मा वहां पहुंचे हैं, सुहास भगत पहुंचे हैं, शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहेंगे। तो सवाल यही है कि क्या इस बैठक में 27 नामों पर कुछ होने जा रहा है? जरा संदीप यदि आपके साथ हैं तो संदीप से भी समझिएगा कि भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है। जी बिल्कुल मनोज जी, संदीप मेरे साथ मौजूद हैं। जी संदीप, किस तरीके से बीजेपी में उपचुनाव की जो है तैयारी चल रही है? खासतौर पर दिल्ली में एक बड़ी बैठक है, अहम बैठक मानी जा रही है। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी की भी सियासी बिसात बीत चुकी है। जिस तरह से उसके 22 उम्मीदवार तय माने जा रहे थे कि जो कांग्रेस से 22 आए हैं सिंधिया समर्थक, लेकिन उसमें भी अब कहीं ना कहीं घोलमोल दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने स्तर में दो तीन बार सर्वे करवाया, जिसमें करीब 4-5 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट बेहद निराशाजनक नजर आई है। उसमें उम्मीद इस तरह से लग रही है कि कहीं ना कहीं 4-5 उम्मीदवारों में इधर उधर हो सकता है, उलटफेर हो सकता है। और आज जिस तरह से दिल्ली में प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत और प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, नरोत्तम मिश्रा, ये सब वरिष्ठ नेता दिल्ली में पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो आज ये कहा जा सकता है कि आज बहुत कुछ तस्वीर साफ हो सकती है कि आखिर वो 27 नाम कौन होंगे फाइनल होकर के जो चुनाव मैदान में होंगे। लेकिन बीजेपी की राह तो जो है आसान भी है, क्योंकि 22 सीटों पर तो एक तरीके से नामों का ऐलान हो ही चुका है, सिर्फ औपचारिकता बची है। लेकिन जो बाकी की सीटें हैं इसको लेकर विचार मंथन चल रहा है। जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं कि 3 से 4 नाम 22 सीटों में से बदल सकते हैं, तो क्या बाकी नाम माना के चला जाए कि सर्वे में रिपोर्ट ठीक आई? बिल्कुल, देखिए जैसे 2 सीटें तो थी तो जो कहीं ना कहीं वो निधन से सीटें खाली रिक्त हुई थी। बाकी 3 उम्मीदवारों पर अभी कहीं ना कहीं अभी भी संशय है, क्योंकि जो प्रद्युम्न सिंह लोधी, नारायण पटेल और एक महिला बीजेपी विधायक है जो छोड़ के आए थे, तो इन्होंने पहले भी कहा था कि हमें अगर पार्टी टिकट देगी तो ठीक है, पार्टी टिकट नहीं देगी तो भी ठीक है। तो इन सारी बातों पर अब आज विचार विमर्श हो रहा है, क्या होगी स्थितियां दिल्ली में, और फिर उसके बाद इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं तस्वीर साफ होगी। जी 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 मनोज, बिल्कुल आकाश, तो समझ सकते हैं कि इस समय जो दिखाई दे रहा है उससे मध्य प्रदेश में काफी गहमा गहमी अब दिखाई देने लगी। चुनाव की तारीख भले सामने ना आई हो, लेकिन जानकारी यही है कि 20 तारीख तक शायद तारीख भी सामने आ जाएगी, 20 सितंबर तक कि आखिर कितनी तारीख को चुनाव होंगे। लेकिन उससे पहले 15 नामों पर कांग्रेस की लगभग मोहर। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की बैठक ये दिखा रही है कि आने वाले दिनों में उपचुनाव का पारा और चढ़ने वाला है। मौसम ने जरूर ठंडक दी है, लेकिन उपचुनाव का संघर्ष, उपचुनाव का मैदान सच कर तैयार है। बने रहिए आकाश, अगली खबर की तरफ बात करेंगे। बड़ी खबर, दूसरी खबर यह है कि लंबे समय से विवादों में रहा इस बार का
जेईई मेंस की आज से परीक्षाएं शुरू हो गई। कोरोना काल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शुरू हुई परीक्षा को लेकर सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। परीक्षा सेंटर पर आने वाले छात्रों की 2 स्टेज की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद एंट्री दी जाएगी। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर अलग अलग सुविधा दी गई। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में सेंटर बनाए गए और सेंटर की व्यवस्था से छात्र भी संतुष्ट नजर आए। जेईई एग्जाम पुख्ता इंतजाम आज ये देखने को मिला। आप देखिए, ये तस्वीरें हैं जहां जेईई का जो एग्जाम है उसमें किस तरह से व्यवस्थाएं की गई थी। तमाम व्यवस्थाओं के बीच ये मैसेज भी सरकार की तरफ से कोर्ट को भी दिया गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि परीक्षा को नहीं रोका जा सकता। चलिए समझते हैं, हमारे 2 संवाददाता जुड़ रहे हैं, इंदौर से भारत पाटिल और रायपुर से हिमांशु। दोनों से समझेंगे किस तरह की व्यवस्था रही। भारत, क्या कहेंगे? इंदौर में जेईई के एग्जाम शुरू हुए हैं, हालांकि 11 स्थानों पर ये हुए हैं, लेकिन इंदौर भी एक सबसे बड़ा सेंटर है। कैसे लोग पहुंचे और किस तरह की व्यवस्थाएं थी? और बच्चों से खासकर जब बात हुई होगी जो एग्जाम देने पहुंचे हैं, तो उन्होंने क्या कहा? देखिए मनोज जी, क्योंकि एजुकेशन हब के लिए इंदौर को जाना जाता है और खास तौर पर अगर बात की जाए तो काफी लंबे समय का वक्त कोरोना काल के कारण जो छात्र हैं वो परेशान होते रहे थे। लेकिन जिस तरह की व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की गई है, इंदौर में 4 सेंटरों को बनाया गया। हालांकि आज सिर्फ देवास नाका स्थित सेंटर पर ही एग्जाम शुरू हुई है। बात करें तो क्योंकि कोविड के तहत जिन गाइडलाइनों का पालन की बात की गई थी उनका पुख्ता इंतजाम किया गया है। जो 2 मीटर की दूरी है वो रखी गई है। थर्मल स्कैनिंग के द्वारा जो है पहले छात्रों की जांच की जाएगी, सैनिटाइजर के साथ। छात्रों से बात हुई होगी भारत आपकी, उनका क्या कहना है? प्रथम दौर का जो एग्जाम उनका हुआ होगा, उसके बाद जब वो निकले होंगे तो उन लोग का क्या कहना था? क्या वो संतुष्ट है? देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या थी उनके क्योंकि काफी दूर दराज छात्र रहते हैं और वहां से यहाँ की ट्रेवलिंग उनके लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा थी। हालांकि प्रशासन ने इसके लिए बेहतर व्यवस्था कराई। जो भी छात्र एग्जाम सेंटर तक पहुंचेगा उसके लिए निःशुल्क व्यवस्था है। यहाँ पे सामाजिक जो संस्थाएं द्वारा उन्हें ठहरने की व्यवस्थाएं हैं। तो कहीं ना कहीं बेहतर, छात्र सबसे पहले एग्जाम को लेकर के काफी परेशान थे। छात्र एग्जाम देने के बाद में उनका यही कहना था कि व्यवस्थाएं अगर रुकने की और यहाँ पर पहुंचने तक की अगर उनके साथ बेहतर रहेगी तो उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो एक अच्छी पहल जो है ये देखने को मिली कि पहली बार छात्रों के लिए पहुंचने तक की सुविधाएं कराई गई है। बैठने के लिए जो इंतजाम किए गए थे वो अंदर जो डिस्टेंस थी वो भी बेहतर है। ठीक है, ज्यादा सोशल डिस्टेंस का वहां पर पालन किया जा रहा है। तो बेहतर इंतजाम जो है। चलिए मैं रायपुर चलूंगा, हिमांशु से समझता हूं छत्तीसगढ़ में किस तरह की व्यवस्था रही। हिमांशु, आज जेईई के जो एग्जाम शुरू हुए हैं उसको लेकर छत्तीसगढ़ में क्या व्यवस्था रही? क्या छत्तीसगढ़ में जो प्रथम दौर का एग्जाम हुआ उसके बाद छात्रों से आपकी बात हुई होगी, जो परीक्षार्थी रहे होंगे उनसे बात हुई होगी, क्या कहना है उनका? कितना संतुष्ट है वो? क्योंकि काफी विवादों में रही ये परीक्षा। जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है हिमांशु। चलिए तो आज जेईई का एग्जाम शुरू हुआ है। 11 सेंटर बनाए गए थे मध्य प्रदेश में, इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी एग्जाम की शुरुआत हुई है। सुबह से छात्र छात्राएं सभी जो परीक्षार्थी हैं वो एग्जाम देने पहुंचे थे। लेकिन सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश में जो अलग से ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की गई, मुख्यमंत्री ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया था। उसके बाद छात्रों में एक खुशी की लहर भी देखी गई, क्योंकि काफी परेशान थे कि हम कैसे गंतव्य तक पहुंचेंगे एग्जाम देने। और इस बीच छत्तीसगढ़ में क्या व्यवस्था रही ये भी हम समझेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु जोड़ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो लगातार जेईई मेंस के जो एग्जाम है उसको लेकर काफी विवाद रहे। चलिए हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, छत्तीसगढ़ में किस तरह की व्यवस्था रही और क्या छात्रों ने जो एग्जाम देने पहुंचे थे अभ्यर्थी, उनसे आपकी बात हुई होगी, वो कितना संतुष्ट है? क्या ये माना जाए जो विवाद आगे दिखाई दिया, छात्रों ने एग्जाम देकर कह दिया कि हमें तो काम करना, हमें तो पढ़ाई करना?
जी निश्चित तौर पे जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में इस परीक्षा को लेकर सरकार लगातार विरोध कर रही थी केंद्र सरकार को, क्योंकि जो कोरोना काल है, छत्तीसगढ़ के जो हालात है, जो कोरोना भयावह स्थिति पे यहाँ पे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी है, जो परीक्षार्थी है, उसके अभिभावक है, वो भी लगातार सरकार से ट्वीट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार से अपील कर रहे थे कि जो इस परीक्षा है उसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कोरोना का संक्रमण है, बच्चों में फैलने का आशंका है। तो कहीं ना कहीं इसकी तैयारियों को लेकर जो आज अपना जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो इसको लेकर विरोध जो लगातार की, लेकिन विरोध तो कहीं असर नहीं देखने के बाद जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने कल सभी जिस जिले में परीक्षाएं आयोजित होनी है, रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर, ऐसे चारों जगह में कलेक्टरों को निर्देशित किया था। परिवहन, निःशुल्क परिवहन व्यवस्था करवाया गया था, सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से तमाम जो तैयारियां है वो कराया गया था। बात की जाए राजधानी रायपुर के परीक्षा केंद्र की, तो यहाँ प्रवेश करने से पहले 2 से 3 बार सैनिटाइज कराया जा रहा था बच्चों को, साथ ही ग्लव्स दिया जा रहा था, हैंड सैनिटाइजर के साथ साथ मास्क का वितरण किया जा रहा था। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए एक कमरे में सिर्फ 12 परीक्षार्थियों को बैठने की अनुमति यहाँ पे दिया गया था। तमाम तैयारियां जो है जिला प्रशासन के द्वारा पूरा कराया गया था मुस्तैदी से, क्योंकि कोई भी बच्चा जो है कोरोना चलिए मैं समझ सकता हूँ हिमांशु किस तरह की वहां की व्यवस्थाएं रही होंगी। काफी माकूल व्यवस्था थी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और इसीलिए छात्रों ने आज एग्जाम भी दिया है। अब आगे देखना होगा, लेकिन कोरोना के संकट के बीच में ये पहला बड़ा एग्जाम था जिसको लेकर विवाद की स्थिति भी बनी, पर सरकार नहीं झुकी। सरकार ने कहा एग्जाम तो होंगे क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के क्षरण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर प्रबंध समिति को शिवलिंग को संरक्षण देने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस अरुण मिश्रा ने फैसला सुनाते हुए कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिवलिंग को किसी भी तरह से रगड़ा नहीं जाना चाहिए, यानी रगड़ जो होती है शिवलिंग पर उसको ना किया जाए। दही, घी और शहद को शिवलिंग पर घिसना भी बंद कर देना चाहिए। केवल शुद्ध दूध ही शिवलिंग पर डाला जाना चाहिए। अगर पुजारी या पुरोहित द्वारा कोई उल्लंघन पाया जाता है तो मंदिर समिति उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। मंदिर समिति अपने संसाधनों और शुद्ध पानी और शुद्ध दूध उपलब्ध कराएगी। बता दें आपको कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के क्षरण का मामला 2017 से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। एक याचिका दायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञों की एक विशेष समिति गठित की थी जिससे निरीक्षण करवाया गया था। उसके बाद महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के क्षरण को रोकने के लिए बाबा महाकाल मंदिर समिति द्वारा किए जा रहे उपायों से संबंधित रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई थी। महाकाल पर सुप्रीम जो फैसला आया है उसके बाद काफी राहत भरी, क्योंकि लगातार क्षरण हो रहा है। कई दफा हमने स्टोरी भी इन पर की है और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। आकाश, क्या कहेंगे? सरकार आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसके बाद अब ये तो साफ हो चला है कि पंचामृत स्नान बाबा महाकाल में नहीं होगा, यानी दर्शनार्थी जो जाते थे, जो बाबा के भक्तगण जाते थे, वो खुद नहीं कर पाएंगे। पंडित लोग जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी शायद मात्रा तय की गई। क्या है खबर? जी बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से उज्जैन में बाबा महाकाल के शिवलिंग के शरण का मामला ये जो है पूरा निकलकर सामने आया था और उसके बाद इसको लेकर 2017 में जो है एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और उसी की सुनवाई की गई थी। सुनवाई के दौरान एक टीम का गठन किया गया था और पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञ भी उस टीम में थे और उस टीम की जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में जब सबमिट हुई, इसके बाद सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये फैसला दिया है। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जो बाबा को स्नान कराया जाता है, विशेष श्रृंगार किया जाता है, उस दौरान बाबा को जो है दूध, दही, शहद समेत जो है अनेक तत्वों के साथ उनका स्नान कराया जाता है। यही कारण है कि उस स्नान कराने के दौरान कई बार उनको जो है उनका अभिषेक किया जाता है और उस दौरान जो है उनको जो है रगड़ने जैसी बात भी जो है निकलकर सामने आती है, क्योंकि लोग जो है अपने हाथ से स्पर्श करके उसको जो है बाबा का अभिषेक करते हैं। यही कारण है कि उसके कारण शिवलिंग के शरण होने की संभावना रहती है और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब जो पूरी नई गाइडलाइन दी है, एक तरीके से गाइडलाइन ही इसे कहा जाएगा, क्योंकि जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है उसके बाद अब मंदिर प्रबंधन समिति जो है वो शुद्ध दूध उपलब्ध कराएगी और उसी दूध से बाबा का अभिषेक किया जाएगा। हालांकि जो इसके लिए कुछ तय मानक भी तय किए गए हैं, क्योंकि दूध, दही, शहद समेत जो पंच तत्व होते हैं, चाहे भस्म हो, जो बाबा की विशेष आरती की जाती है, इन तमाम चीजों के लिए भी कुछ मापदंड तय किए गए हैं कि इतना उपयोग ही पुजारी कर सकेंगे। देखना होगा आकाश की किस तरह की व्यवस्थाएं सुप्रीम कोर्ट ने पूरी की है, क्योंकि जैसे ही फैसला आया उसके बाद पूरी गाइडलाइन को देखना होगा, समझना होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये मामला है, लेकिन क्षरण को लेकर लगातार खबरें हुई, कई दफा हमने खुद खबरें की है और ये भी देखा गया था कि जो पंचामृत चढ़ाया जाता है उसमें कई जगह से ऐसे कुछ तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है जो घातक है। उनको लेकर फिर ये याचिका लगी और याचिका से एक रात भरी खबर ये है कि दर्शनार्थी मंदिर में जा सकेंगे, जल और दूध का अभिषेक कर सकेंगे, लेकिन पंचामृत पर रोक रहेगी। पंडित जरूर अपने हिसाब से जो मापदंड तय किए जाएंगे उसके हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश, आप मेरे साथ जुड़े।
अगली खबर, मोबाइल से सेल्फी लेने की दीवानगी अब एक बीमारी बनती जा रही है। सेल्फी लेने के लिए लोग क्या कुछ कर जाते हैं जिसका अंदाजा वो खुद भी नहीं लगा पाते। वहीं सेल्फी के चक्कर में कई हादसे भी हो चुके हैं, बावजूद इसके लोग संभलना नहीं चाहते। इसकी बानगी धमतरी में देखने को मिली, जहां मारसिल्ली बांध के गेट खुलने के बाद भी सैलानी बड़े हादसे को नियंत्रण दे रहे हैं और नियंत्रण के बीच निमंत्रण दे रहे हैं और जान जोखिम में डालकर बांध के पास सेल्फी ले रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिएगा, लेकिन जिम्मेदारों को इसकी सुध नहीं है। जानलेवा सेल्फी के दीवाने जरा बचकर चले, क्योंकि आप ये देखिएगा, ये तस्वीरें हैं, लोग वहां पहुंचते हैं अपनी फोटो निकलवाने, अपनी पिक्चर निकलवाने और सेल्फी के जरिए, आजकल तो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, आप देखते ही होंगे कि लोग खुद अपनी तस्वीरें बहुत डालते रहते, तरह तरह की, खुद भी देखते हैं, दूसरों को भी दिखाते हैं, लेकिन कई दफा ये तस्वीरें जानलेवा हो जाती है। रूपेश जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता, रूपेश से बात कर लेते हैं। रूपेश, ये जो दिख रहा है, आपने जो वीडियो दिया है, ये कहाँ का वीडियो है और क्या माना जाए कि लोग बाज नहीं आते? जी मनोज जी, यह जो वीडियो है ये माडमसिल्ली बांध का है, जहां लगातार धमतरी जिले में पानी का जो आवक बढ़ा हुआ है। वहां माडमसिल्ली बांध जो है साइफन सिस्टम है, वहां लोग जो है देखने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये जो मामला है कोड नंबर 38 जल संसाधन विभाग का है, जहां ना तो विभाग के द्वारा चेतावनी बोर्ड लगाया गया है, ना ही कोई सूचना दिया गया है। इसके पूर्व ही कलेक्टर द्वारा निरीक्षण करके वहां से आए हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पहरेदारी किया जाए या कोई बोर्ड लगाया जाए। लोग जो है सेल्फी के दीवाने होते जा रहे हैं और वहां पानी के नजदीक जाकर ही सेल्फी लेते हैं, जिससे जान का खतरा ही बना हुआ है। खतरे का बादल हमेशा वहाँ मंडरा रहा है। ठीक है, जिसको लेकर जो है विभाग काफी लापरवाही। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, विभागों को संभलना पड़ेगा, देखना होगा और इसीलिए कहा जाता है खुद की व्यवस्था खुद करिए तो ज्यादा बेहतर होगा, ऐसी गलती मत करिए। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। ये खबर, जनप्रतिनिधि अक्सर सार्वजनिक मंच पर विकास के दावे और वादे करते हैं, लेकिन ये दावे जसपुर जिले के जबला गांव में खोखले साबित हो रहे हैं। यहाँ बारिश के चलते सड़कें बताती है कि हमारा सिस्टम किस तरह का है। दावे बहुत किए जाते हैं, चुनाव में वादे किए जाते हैं, लेकिन सच्चाई यही है जो आपको दिखाई दे रही है। शायद इसमें सुधार हो, ऐसी उम्मीद तो खटिया पर नेट भी करते हैं कि जागिए, देखिए, समझिए कि आज भी सिस्टम वैसा ही है। चलिए मेरे साथ शिव प्रताप जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता खटिया पर सिस्टम को लेकर, उनसे भी समझ लेते हैं। क्या कहेंगे शिव प्रताप, ये तस्वीरें बड़ी दिलचस्प तो नहीं कहेंगे, झकझोर देने वाली तस्वीरें हैं कि आज भी इस तरह की स्थितियां बनी हुई है। दावे किए जाते विकास के, लेकिन सड़कों के हाल ऐसे है। जी बिल्कुल मनोज, मैं आपको बता दूं कि ये जो आज छत्तीसगढ़ को बने हुए 1 नवंबर 2000 से बन के आज 2020 तक पहुंच गया, और ये इन 20 सालों में सरकारें आई, सरकारें चली गई, उसके बावजूद जसपुर जिले के ऐसे कई ग्राम पंचायतें, जैसे हम आज ताजा मामला जहां बात करें जबला पंचायत की, तो वहाँ अभी तक ना सड़क है और ना ही वहाँ नदी को पार करने के लिए वहाँ पुलिया बना हुआ है। आए दिन ये मंजर हमको देखने को मिलता है। थोड़े दिन पहले की बात करूं तो कुछ दिन पहले भी वहाँ एक पीड़ित महिला थी, जिसे काफी ज्यादा उसकी तबीयत खराब हो गई थी, उसे भी इसी तरह खाट में ढो करके हॉस्पिटल लाया गया था। और आज ताजा मैं समझ सकता हूँ आपसे कि किस तरह वहां की स्थितियां हैं। हम खबरें दिखाते रहेंगे, लेकिन सरकार की नींद कब खुलेगी, नजरें इस पर रहेगी। शायद सरकार जाग जाए और ये खाट पर जो सिस्टम दिखाई दे रहा है, ये सिस्टम सड़क पर दिखाई देने लगे तो ज्यादा बेहतर होगा। दावे बहुत होते हैं। हम इसी तरह, जैसा आपसे हम कह रहे थे कि मिड सेशन में इसी तरह की 5 बड़ी खबरों लेकर आपसे रूबरू होते हैं। फिर मुलाकात होगी अगले मिड सेशन में। मुझे दीजिए इजाजत, बनी रहिए IND 24 पर।